हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 13th लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग जाता है। करंट कैरिंग वायर तो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है साहब। एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही से तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था। और क्या वही मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगा देगा? नहीं, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना फोर्स लगा देगा यार। मतलब खुद की वजह से कुछ पैदा ले रहा है, वही इसको थप्पड़ मार देगा, ऐसा नहीं है। करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, वो किसकी वजह से पैदा लिया आपको नहीं पता। बस एक्सटर्नल किसी भी मैग्नेट या किसी भी अलग सोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, और एक करंट कैरिंग वायर को उसमें रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा देगा। अब वो फोर्स कैसा होगा, कितना होगा, कैसे लगता है, इसको आइए समझते हैं। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बाहर की तरफ E0, मैग्नेटिक फील्ड भी है B0 बाहर की तरफ है। डॉट मतलब आउटवर्ड द प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा नहीं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रेजेंट है, तो ये फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर, आपने ये पढ़ा है, करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल। वायर इज न्यूट्रल, तो इसका नेट चार्ज क्या होगा साहब? जीरो। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। आप जानते हो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किसी इंस्टेंट पे, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। नेट चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे करंट कैरिंग वायर का जीरो होता है। देखो, कोई न्यूट्रल कंडक्टर लिया आपने, न्यूट्रल कंडक्टर ही लेते भाई करंट फ्लो कराने के लिए। उसमें ऐसा होता है कि 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 10 पॉजिटिव आयन भी उसके अंदर फिक्स होंगे, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए जरूरी है कि उसमें नेट चार्ज हो। मान लो यहां पे एक कंडक्टर लिया अपन ने, समझना, एक प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? जीरो। क्यों यार? नेट चार्ज जीरो है साहब, प्लस क्यू पे आगे तो माइनस क्यू पे पीछे। अच्छा, मान लो ऐसा हो कि प्लस क्यू चल रहा है v वेलोसिटी से और माइनस क्यू रेस्ट में है। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी जीरो। तुम चलाओ या रेस्ट में रखो, न्यूट्रल ही तो है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचोगे, यहां पे बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों रेस्ट में है तो जीरो, क्योंकि रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। मान लो एक वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो चल रहा है बट निगेटिव चार्ज रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अभी भी चार्ज चल रहा हो या रेस्ट में हो कि नेट चार्ज जीरो है। बट मैग्नेटिक फोर्स यहां पे लग जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट में रखे हुए चार्ज से इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो उसको माइनस क्यू से साहब कोई मतलब ही नहीं है। वो देखेगा प्लस क्यू जो भाग रहा है उस पर फोर्स लगा देगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों चार्ज रेस्ट में, फोटो बनाने में कोई बुराई नहीं है, दोनों चार्ज रेस्ट में था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन दोनों में से कोई इस पे फोर्स नहीं लगा पा रहा क्योंकि नेट चार्ज जीरो है और दोनों रेस्ट में। अभी भी नेट चार्ज जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो गया। बट एक चार्ज भाग रहा है, दूसरा रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? लग जाएगा। और सेम सिचुएशन बेटा यहां पे कहां हो जाता है? करंट कैरिंग वायर में। करंट कैरिंग वायर में, इसको स्क्रीन पॉज करके चाहे तो आप लिख सकते हैं, है ना। मिटा दिया तो कोई बात नहीं, पीछे चले जाओ। अब देखो करंट कैरिंग वायर में क्या होता है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि जिधर प्लस क्यू चार्ज आता है करंट का डायरेक्शन उधर ही होता है, तो मान सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, या माइनस क्यू नीचे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें से प्लस क्यू चार्ज भी है, नेट चार्ज इसका जीरो है, मतलब माइनस क्यू रेस्ट में। तो रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है उस पर फोर्स लगा देगा। मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर में जो चार्ज पार्टिकल है वो vd वेलोसिटी से जा रहा है, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागता है चार्ज पार्टिकल, तो कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ चार्ज पार्टिकल के हिसाब से देखेंगे तो क्यू चार्ज पार्टिकल vd वेलोसिटी से भाग रहा है तो इस पे फोर्स हो जाएगा, याद करिए, q vd क्रॉस b, तो आप लिख सकते हैं vd b sin थीटा, वेयर sin थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको लग रहा हो सर इसमें नया क्या है? ये तो हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल आप जानते हैं, जहां से आप जानते हैं वहीं से आपको ले चलेंगे और ऐसी जगह पहुंचा देंगे जो आपको लगेगा ये तो नया है, हम नहीं जानते हैं। ये तो खास बात है, जहां आप जानते हैं वहीं से आपको ले चलेंगे साहब। देखिए ये आप जानते हैं ना, बढ़िया, चलिए ठीक है।
अब वीडी की वैल्यू भी जानते होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, क्या जानते हैं बताइए? वीडी की वैल्यू हम सर जानते हैं I/NEA, ठीक है। अभी तो एक ही चार्ज लिया था मैंने, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू लोगे तो यहाँ पे ये क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी चार्ज ई है ना, कि यहाँ पे NQA, ठीक है। अब देखो भाई, अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज इसमें कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैपिटल N है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल N, टोटल नेट फोर्स। क्योंकि करंट कैरिंग वायर में एक चार्ज तो भाग नहीं रहा होगा, इसमें कितने चार्ज भाग रहे होंगे? इसमें बहुत सारे चार्ज भाग रहे होंगे। तो एक चार्ज की वजह से फोर्स लिख लिया और उसको N से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, VD की वैल्यू I बराबर NEA VD, याद है ना? I बराबर NEA VD, तो VD बराबर I बटा NEA। चल VD की वैल्यू यहां रख, तो NQ, VD की वैल्यू बोलो, I बटा NQA इंटू B साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ये तो आपको पता होना चाहिए, इसी पे तो चर्चा करते आ रहे थे अभी अपन, ठीक है सर। ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, Q से Q कैंसिल हो रहा है। और याद करो, ये जो N है, स्मॉल n यहाँ पे, वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n को आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम A इंटू N। तो यहाँ पे स्मॉल n को आप लिख सकते हो कैपिटल N बटा A, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल N I/B साइन थीटा बटा स्मॉल n को क्या लिखेंगे? कैपिटल N बटा AL इंटू A। क्या N से N कैंसिल हो रहा है? A से A कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना होगा साहब? वो होगा I बिल्कुल होगा, B बिल्कुल होगा, साइन थीटा बिल्कुल होगा, और L ऊपर चला जाएगा। L कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको साइन थीटा है तो फॉर्मूले को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं IL वेक्टर क्रॉस B, जहाँ साइन थीटा होता है और दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसके क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन टर्म्स ऑफ करंट, I आ गया। तो करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा देता है। तो एक इत्तेफाक नहीं है, किताबों में आप देखेंगे डायरेक्टली आपको यही फॉर्मूला समझा देते हैं। कितना लगता है साहब? अब ये एक्चुअल में थोड़ा फील आ गया होगा, ये क्यों लगता है? क्योंकि मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, वही है ये। बस एक चार्ज पे फोर्स हमने देखा था, यहाँ पे N चार्ज पे फोर्स निकाल लिया, और N चार्ज कितनी वेलोसिटी चल रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कंसेप्ट अपन जानते हैं, रख दिया, तो करंट कैरिंग वायर पे ये फोर्स आ गया। अगर B कांस्टेंट है, B कैसा है साहब? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एंड उसमें थीटा अगर 90 डिग्री अपन रख दे तो साइन 90 क्या होगा? 1। तो फोर्स आ जाएगा आपका, देखिए, बिल, BIL, बिल, याद रखिए इसको, बिल, वेयर फोर्स ऑन अ चार्ज करंट कैरिंग वायर, आई एम सॉरी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा? वो बिल हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, I.L is a first vector and B is a second vector, then F is force। जैसे Q V क्रॉस B, याद करो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। V फर्स्ट वेक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वेक्टर था, थंब की तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा। तो सिमिलरली एक ही फर्क है यहाँ पे, इसको अगर तुम V एज्यूम कर लो तो V क्रॉस B साइन थीटा ही तो था। तो यहाँ पे देखो V के जगह पे करंट आ गया, बस V की जगह पे क्या आ गया? करंट आ गया बस। तो करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर रख दो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड कर दो, और वहां पे किसकी तरफ रखते थे? वेलोसिटी की तरफ। तो एक ही बात है, जिधर वेलोसिटी उधर ही तो करंट बहेगा। चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो करंट भी तो इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, तो कोई खास बात नहीं इसमें। अच्छा, अगर B आप नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हो, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हो, तो डायरेक्टली L लेंथ नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हर जगह मान लो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो DL लेंथ पे पहले छोटा सा फोर्स DF निकालोगे, वो क्या होगा बोलो? IDLB क्रॉस लगा लो या साइन थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा में इंटरेस्टेड हो तो साइन थीटा लिख लो। यहाँ पे देखना ढंग से, जब इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ तो नेट फोर्स F बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ BIDL इंटू साइन थीटा। क्यों आया आपको पता होना चाहिए, अगर एंगल बिटवीन I एंड B 90 डिग्री है तो ये 1 आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा। ये कब लगाएंगे आप? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लगाएंगे? सिंपल BIL।
डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो फोर फिंगर को करंट की तरफ रखेंगे और कर्ल कर देंगे, कर्ल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब होगा वो क्या बता देगा आपको? फोर्स बता देगा। थंब क्या बता देगा साहब? फोर्स बता देगा। थंब की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फोर्स। कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आइए इस पे एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये रहा साहब मैग्नेटिक फील्ड। इसमें 3 करंट कैरिंग वायर रख दिया। पहला ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। दूसरा ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। और तीसरा, ये पहले 2 वायर की बात कर लेते हैं, इस पे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। मैं वही कह रहा था, एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है IBL sin थीटा। अब बताओ यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा साहब। इस केस में अच्छे से देख के बताओ, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180 डिग्री। मैक्सिमम फोर्स कब हो सकता है? जब एग्जैक्टली वायर ऐसा रखा हो और इसमें करंट I ऊपर फ्लो कर रहा हो। इस केस में जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू B, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I, और जितना लेंथ है ना उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है। अगर आप 1 मीटर का वायर रखोगे फोर्स F है, 2 मीटर का वायर रख दोगे फोर्स 2F हो जाएगा। जितना करंट कैरिंग वायर का लेंथ होगा मैग्नेटिक फोर्स उसके प्रोपोर्शनल लगता है। कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी इस पे n नंबर ऑफ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उस सवाल को करने से पहले एक यहाँ पे बढ़िया सवाल मैं आपको कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा फील आ जाए। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वायर ऐसा लिया, कुछ ऐसा वायर है। ये कोऑर्डिनेट है मान लो 2,0 और ये कोऑर्डिनेट है 4,0, या कुछ भी ले लो, कोई खास बात। बट यहाँ से शुरू हुआ वायर, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, बढ़िया करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पे एंड कर गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ डॉट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है भाई? बाहर की तरफ डॉट। अब बताइए इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? हमें वायर का लेंथ ही नहीं पता, फिर कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? तो थोड़ा सोचिए, ऐसे सोचिए थोड़ा कि मान लो इधर जा रहा है, तो अपन अगर स्ट्रेट वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। इस डीएल एलिमेंट का 2 हिस्सा होगा, dy और dx। चाहे तो आप बड़ा करके यहाँ बना ले, ये होगा आपका dx और ये होगा आपका dy। इस छोटे से हिस्से पे छोटा सा जो फोर्स आएगा, आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन मुझे लेंथ नहीं समझ में आ रहा ना कि मैं क्या ले लूं। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ कांस्टेंट है, इसलिए एक छोटे से हिस्से पे फोर्स लिख लिया मैंने। उस छोटे से हिस्से पे जो फोर्स होगा कितना होगा? तो df इज इक्वल टू होता है I इंटू dl। अब dl तो अकेला है नहीं, dl क्या है? dx i कैप प्लस dy j कैप। आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, ये x और y प्लेन में है ये लेंथ। अरे बहुत आसान हो जाएगा, समझो थोड़ा सा, क्योंकि मैं डायरेक्ट चाहूँ तो बता सकता हूँ वो चीज़, और तुम्हारे स्टडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सारे सवाल कर लोगे। डायरेक्ट बता दूंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन वो आया कैसे उसका एक फील दिला देता हूँ तुम्हें। चलो, तो I dl क्रॉस I dl, अरे I की वैल्यू लिखी, dl वेक्टर लिख दिया छोटा सा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ, तो B k कैप, यही लिखोगे क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इधर करोगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I और B बाहर, बिल्कुल कांस्टेंट है। अब पहला टर्म जो बनेगा dx i और k, i क्रॉस k क्या होता है? i क्रॉस k होता है माइनस j, तो ये होगा आपका dx माइनस j कैप, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्लस प्लस dy, क्योंकि b तो दोनों में आएगा और उसको कॉमन ले लिया हमने बाहर, dy का इंटीग्रेशन करेंगे, और j कैप क्रॉस k कैप क्या आएगा? तो j क्रॉस k i j k, j क्रॉस k i कैप। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। अब dx का
इनिशियल वैल्यू बोलो क्या था, लिमिट, dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो dx का इनिशियल वैल्यू है 2 और फाइनल है 4, तो 2 से 4 तक कर दो। तो छोटा छोटा dx एलिमेंट लोगे ना, और कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। मैग्नेटिक फील्ड को अंदर से बाहर कैसे निकालिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अंदर तो सिर्फ बचेगा dx, और dx का लोअर लिमिट 2 है ना, अपर लिमिट 4 है। dy का लोअर लिमिट बोलो 0 और अपर लिमिट बोलो 0, तो ये तो 0, तो ये तो इंटीग्रेशन ही 0 हो गया। हाँ यार, बिल्कुल इंटीग्रेशन ही 0 हो गया। देखो फॉर्मूला एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। आई dl वेक्टर लिख लिया, क्योंकि वेक्टर है वो, देखिए यहाँ पे वेक्टर है वो, देखिए dl वेक्टर है, तभी तो ये साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आया था। ले अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा मिटा दूँ तो यहाँ पे क्रॉस लिखूंगा, और ये क्रॉस प्रोडक्ट आया तो देखो साइन थीटा आ गया, क्रॉस लिखूंगा ना भाई, तो देखो मैंने dl वेक्टर लिखा बस। dl वेक्टर dx i कैप dy j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए एज इट इज बाहर आएगा, तो i इंटू एल बाहर आ गया। अंदर बचा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है, तो x का लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, सिंपल। अब यहाँ पे बना, अब ये देखो ये इंटीग्रेशन 0 हो गया, क्योंकि y की लोअर वैल्यू भी 0 अपर वैल्यू भी 0, तो बचेगा क्या, ये बचेगा f इज इक्वल टू आई बी इंटू dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, तो 4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 2bi न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यार ये डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था बिना इंटीग्रेशन के, यार इसमें कोई खास इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल निकाला जा सकता था। और ये कैसे निकलता, देखो असल में फोर्स होता है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी सॉरी अच्छे से बताता हूँ, देखो आई एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। व्हाट इज एल इफेक्टिव? एल इफेक्टिव इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसको तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, तो वही मान ले, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिला दे और डायरेक्ट आंसर लिख दे। क्या यहाँ पे भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देख भाई, फोर्स इज इक्वल टू, देख करंट बोल आई, मैग्नेटिक फील्ड बोलो बी, और एल इफेक्टिव तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेना चाहो तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल इफेक्टिव। बताओ एल इफेक्टिव की लंबाई 4 माइनस 2 2। सर लेकिन वहाँ पे तो यहाँ से डायरेक्शन भी निकल गया था माइनस जे कैप, क्या आप यहाँ से डायरेक्शन निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दूंगा। कैसे बताया था बताओ? 4 फिंगर को करंट की तरफ रखो और उसको कर्ल कर दो फील्ड की तरफ, 4 फिंगर को करंट की तरफ रखो। अब ये करंट किधर फ्लो कर रहा है? एल लेंथ में असल में कि इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ में मान सकते हो आगे, यहाँ से इफेक्टिव लेंथ तो यही है ना। करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। कहाँ जाएगा? नीचे, मतलब माइनस जे। ये तो निकालने का अलग तरीका तुम्हारे पास है। तो ये है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को और फील कराता हूँ, देख इस कंसेप्ट को जो मैंने मैथमेटिकली फील कराया, एकदम मजा आ जाएगा, उसको मैं महसूस करा देता हूँ फिजिकली। फिजिकली कैसे महसूस कराऊंगा? देख भाई, ये है तेरा डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक करंट कैरी वायर लिया अपन ने ऐसा, आओ भाई लेंथ एल, और बढ़िया करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई। बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स, मजा आ जाएगा। तो डायरेक्ट अपना तरीका लगाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू, सर बी बिल और साइन थीटा लगा ले, बिल साइन थीटा लगा ले, तो बी आई एल। अब इफेक्टिव लेंथ क्या लोगे? यहाँ से यहाँ तक सर एल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एल होगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये भी स्क्वायर नहीं है, ये 3 साइड बनाया था बस, बिल डायरेक्शन किधर होगा? तो इफेक्टिव लेंथ की तरफ करंट मानो। इसे करंट ऊपर गया, इधर गया, कुछ नहीं, सीधा करंट आगे गया, करंट आगे गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, नीचे की तरफ लाएगा, कोई इशू नहीं है, नीचे की तरफ लाएगा, मतलब ऐसे इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनवर्ड नहीं, नीचे की तरफ लाएगा। ये फोर्स आ गया, आंसर आ गया। अब इसको फिजिकली महसूस करो। देखो बेटा, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट ना निकालूं, मैं पहले इस पे फोर्स निकालूं, इस पे फोर्स क्या होगा? इस पे फोर्स भी बी आई एल होगा, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का? आगे की तरफ। और यहाँ पे करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स कहाँ होगा? पीछे की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक जितना फोर्स आगे एफ होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही फोर्स एफ पीछे होगा। तो ये वाला फोर्स एग्जैक्टली इसको कैंसिल कर देगा। फिर से देखो, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, करंट नीचे, अरे एरो ऐसे जाके ऐसे है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, नेट फोर्स उतना ही है, इसका भी और इसका भी, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो गया। इस पे कितना बचेगा? तो BIL डायरेक्शन
नीचे की तरफ, तो यही वाला बचा फोर्स, तो नेट फोर्स भी यही आया था। तो तुम्हें महसूस हुआ कि जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो जितना वायर ऊपर गया एक्स में उतना ही वायर फिर नीचे आ गया, सॉरी वाई में जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, तो वाई का इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, 0। तो एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई जेड स्पेस में चल रहा हो वायर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत आसानी से सिर्फ इफेक्टिव लेंथ देखना है। इसका एक बढ़िया इलस्ट्रेशन बताता हूं, एकदम जबरदस्त, मजा आ जाएगा, देखना बेटा, समझना। देख, ये रहा तेरा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये सवाल का जवाब तू सही दे पाया तो मुझे लगेगा कि जो मैंने 20 मिनट अभी पढ़ाया तुम्हें समझ आ गया हो। अच्छे से ईमानदारी से देना। सेम एल एल एल, करंट ऐसे बह गया, ऐसे बह गया, ऐसे बह गया। आधी जनता को लगेगा सर ने सवाल सेम पूछ लिया, तो बता जवाब, अच्छे सोच के बताओ जवाब। ऑलमोस्ट सेम ही है, एल एल एल, करंट आई, बढ़िया। जवाब बताओ फिर। जवाब होगा 0। कितने लोगों का 0 आया था? क्लास में होते तो बहुत मजा आता, लेकिन अब तो ऐसे ही बताओ, कितने लोगों का 0 आ गया था? कैसे बताओगे? जिनका 0 आ गया था बहुत जबरदस्त, जोरदार, लेकिन जिनका 0 नहीं आया था फिर तो गड़बड़ है मामला। और मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मेरे से पूछना डाउट में। चल, मेरे से डाउट में पूछना भाई, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डाउट में पूछ लेना। 0 आएगा, समझ आ जाए तो बता देना सर हमें समझ आ गया था। व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही मेरा, व्हाट्सएप नंबर है ना भाई, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कि समझ आ गया था। नहीं समझ आया तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। अब आगे देखो। अब दूसरा इलस्ट्रेशन, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना दिया जो आपकी तरफ है, बाहर की तरफ। इसमें एक वायर रख देता हूं मैं ऐसा, सर्कुलर, कंप्लीट सर्कुलर, करंट फ्लो कर रहा है। अब बताओ सर, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो इसका इफेक्टिव लेंथ 0 है। ये वायर मान लो यहाँ से शुरू हुआ, यहीं पे आगे खत्म हो गया, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी लॉजिकली सोच, तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आगे जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहा है, क्लोज लूप बन गया। इस वाले सेक्शन में सोचोगे जरा, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन, इधर करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, नीचे की तरफ, और यहाँ सोचोगे तो करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो नेट फोर्स इस पर क्या आ रहा है? 0। और ये सर्कुलर होना ही जरूरी है, स्क्वायर बना लो या किसी भी रैंडम शेप में वायर बना लो, किसी भी रैंडम शेप में वायर बना लो। अगर उसका इफेक्टिव लेंथ ही 0 है तो पक्की बात है उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 ही आएगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 ही आएगा। समझ में आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके सारे इलस्ट्रेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जबरदस्त सवाल है। ये सेमी सर्कुलर रिंग लिया है मैंने R रेडियस का, सेमी सर्कुलर रिंग है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मैंने यहां से यहां तक बनाया, देखिए यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की तरफ बनाया। मैंने क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा है, सेम एज इट इज। यहां पे भी करंट कैरिंग वायर लिया है, बट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, बोर्ड के प्लेन में, यहां पे बोर्ड से बाहर आ रहा है। अच्छे से समझिएगा प्लीज। अब मुझे इस करंट कैरिंग वायर में, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में नेट फोर्स लिखना है। बताइए नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? तो नेट फोर्स के लिए सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ देखेंगे। बताइए इफेक्टिव लेंथ क्या है इसका? 2R। ठीक है साहब, इफेक्टिव लेंथ 2R। करंट यहां पे मान सकते हैं आप आई, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एग्जैक्टली कंप्लीट इफेक्टिव लेंथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। आपका जवाब हो जाएगा 2BIR। ये आपका आंसर होगा। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आया? कोई खास बात नहीं है इसमें। ये देखिए R रेडियस का 3/4 करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। अब इस करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा तो समझिएगा प्लीज। इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? R है, तो यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ बनाओगे तो ये आ जाएगा तेरा √2R। यही होगा तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ। और ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आएगा √2R BI। BIL बिल BIL √2L इज करेक्ट आंसर। √2R रेडियस R, √2R। समझ में आया क्या? यहां देखो, यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है फिर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
ये दो सेमी सर्कुलर रिंग से बना, एक का रेडियस है 2 मीटर, दूसरे का रेडियस है 1 मीटर। नेट फोर्स बताइए कितना लगेगा? कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इफेक्टिव लेंथ निकाल लेना है, जो कि होगा 2 और 4 6 मीटर का। तो बी आई इंटू 6 इज अ करेक्ट आंसर। आपको महसूस हुआ? कंसेप्ट समझ आया? एकदम बेसिक और फंडामेंटल सवाल लिया। अब अच्छे सवाल लेंगे। यहां पे भी करंट फ्लो कर रहा है आई, आर रेडियस का सेमी सर्कुलर वायर है, सेम सेमी सर्कुलर वायर जो आर रेडियस का था वो लिया हमने। यहां पे नेट फोर्स बताइए कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, तो बेटा आप देखेंगे कि इसका इफेक्टिव लेंथ ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कोई बुराई नहीं है। और ये जो इफेक्टिव लेंथ है एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसलिए इस पर नेट फोर्स आ जाएगा 0। इसलिए इस पर नेट फोर्स आ जाएगा 0। देखिए इफेक्टिव लेंथ ये रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने एक्स में ही लिया है। बताइए इस पे फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर यहां बताइए, यहां देखिए आर रेडियस का 3/4 सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब इसका जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे आप, वो ये लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आपको इस इफेक्टिव लेंथ का, अब पूरे वायर से कोई मतलब ही नहीं होता, इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। इस इफेक्टिव लेंथ का जो कि √2r होगा, उसका 2 कंपोनेंट होगा, ध्यान से सोचो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आर, हॉरिजॉन्टल भी आर। मतलब ये असल में जो लेंथ वाला इफेक्टिव लेंथ इसी से तो बना है। या फिर ये भी छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, इफेक्टिव लेंथ यहां ये 45 का एंगल बनाएगा। इस इफेक्टिव लेंथ का ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस इफेक्टिव लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट आर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर है। तो यहां पे फोर्स आएगा तुम्हारा बी आई इंटू आर, ये आएगा। समझ अच्छे से एकदम, ये है तेरा इफेक्टिव लेंथ। इसका एक कंपोनेंट ये होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है आर, और ये कंपोनेंट होगा इस इफेक्टिव लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये भी छोड़, ऐसे समझ कि मैग्नेटिक फील्ड आगे और ये लेंथ एल। अब यहां पे दोनों में एंगल देखेगा तो ये 135 डिग्री बनेगा। तो लिख बी आई √2r इंटू साइन 135 इज 1/√2। वो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बी आई आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बुझाया मैं क्या कह रहा हूं? अरे यार ये 135 होगा क्या? तो लिख ले बी आई इफेक्टिव लेंथ बोल √2r इंटू साइन 135। तो √2 से √2 तो जाएगा ही ना यार, वैसे बात कर रहा है। यहां देख, ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर का इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4 6 और फाइनल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 8 9। मैग्नेटिक फील्ड देख, एक्स एक्सिस की तरफ है, b इज इक्वल टू 4i कैप ना, ये स्पेस में रखा हुआ है, बोर्ड प्लेन में दिख रहा है लेकिन स्पेस में रखा हुआ है। इस वायर पे आपसे नेट फोर्स पूछा है, जबरदस्त। कैसे निकालेंगे इस वायर पे नेट फोर्स? इस वाले वायर पे नेट फोर्स निकालना अपने को। कैसे क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना। ऐसा है कि इसका इफेक्टिव लेंथ निकाल लें आप, लेकिन वो जो इफेक्टिव लेंथ आएगा वो एक्स वाई जेड स्पेस में आएगा, एक्स वाई जेड स्पेस में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे निकालते हैं या वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं, या यहाँ से यहाँ का जो स्ट्रेट लाइन होगा वही तो एल इफेक्टिव होगा। तो एल इफेक्टिव आप निकाल लेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, लेकिन आपको एक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा ना एल इफेक्टिव का एक्स कंपोनेंट। तो एक्स वालों को तो इग्नोर करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में होता तो वाई वाले को इग्नोर करते, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होता तो जेड वाले को इग्नोर करते। तो सर फोर्स बताओ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अपन बी आई एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू तो होगी चलिए 4, करंट आई फ्लो कर रहा है, चलो रहने दो 4i। एल इफेक्टिव क्या होगा? तो एल इफेक्टिव होगा तेरा √अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 20। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 20i न्यूटन। 20i न्यूटन निकाल लो, आंसर लिख लो। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 √25 इज 5, 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20i न्यूटन। समझ आ गया बहुत अच्छे से? मज़ा आया? अब आगे देखो, ये सवाल आईआईटी का पूछा हुआ है। सवाल में साहब क्या पूछा था, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा था कि करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब ये क्लोज लूप बन रहा है। अगर आपसे नेट फोर्स पूछेगा तो क्या बताओगे? वैसी बात है, 0 बताओगे। उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने बोला सिंपल एक ट्रायंगल बना दिया। उसने बोला इफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऊपर की तरफ, इफ फोर्स ऑन ए बी इज एफ वेक्टर, ए बी इज एफ वेक्टर,
F, then find force on BC. Then find force on BC. बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्लोज लूप बन रहा है, यहां से शुरू हुआ A से, यहाँ गया ट्रायंगल बन के क्लोज लूप बन गया, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। और कितने सेक्शन है इस पे 3, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स ऑन CA बराबर 0। ये कहाँ से आपने लिखा, कंसेप्ट कहाँ से लाए, तो क्लोज लूप पे फोर्स 0 लगना चाहिए, आपको पता है, तो इसलिए क्लोज लूप पे फोर्स क्या आ गया 0 आ गया। पक्का पता है आपको ये बात, ठीक है। चलो AB पे उसने फोर्स F दे दिया है, लिख लो F, प्लस BC पे आपको निकालना है, तो जो निकालना है उसको आप मान लीजिए कुछ F1 प्लस CA पे जो फोर्स लगेगा एग्जैक्टली 0 लगेगा। क्यों लगेगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और करंट कैरिंग वायर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो फोर्स क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F वेक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आओ भाई रामलाल, मजा आया कि नहीं आया बताओ। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल, बढ़िया सवाल ये था ऐसा है कि उसने बताया कि CD ब्रांच पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F1, इस पे इधर फोर्स लग रहा है F2, इधर फोर्स लग रहा है F3, फाइंड फोर्स ऑन AB, फाइंड फोर्स ऑन AB, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का है पता नहीं, कितना है पता नहीं, इस वायर का लेंथ क्या है पता नहीं, बस इस पर फोर्स निकाल। आपको भी नहीं पता था ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट कैरिंग वायर ये रहा, ये वायर थीटा एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, क्योंकि जब इसका एंगल देखोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपको देखना पड़ेगा ना। अगर इस पे सिर्फ आपको फोर्स निकालना होता, ये सारा तामझाम नहीं होता, तो आप नहीं निकाल सकते हैं बिना एंगल के, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है BIL साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा तेरा करंट कैरिंग वायर, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, फिर भी आपने कैसे निकाल लिया, तो आपको पता था कि ये क्लोज लूप बन रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस पे फोर्स 0 होगा क्योंकि एंटी पैरेलल है, इस पे फोर्स F दिया हुआ तो इस पे फोर्स निकाल लिया। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। आपको ये लेंथ नहीं पता साहब, समझिए सवाल का फिजिबिलिटी समझिए। पहले ये आपको बना दिया शेप में, अब आपको एग्जैक्टली इसका लेंथ नहीं पता, फिर भी इस पे फोर्स निकालना है, तो क्लोज लूप पे नेट फोर्स ऑन अ लूप क्या होगा 0 होगा। अब आप ढंग से देखिएगा, ये फोर्स F1 नीचे है, ऐसे देखो F1 नीचे है, इधर है F2, इधर है F3, और इस पे आपको फोर्स लिखना है, एक अननोन फोर्स है। इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सॉरी चारों का सम F1 F2 F3 और इस पे जो फोर्स लगेगा जो मुझे पता नहीं F डैश होगा, उन सब का सम 0 होना चाहिए था। और उन चारों फोर्स का सम 0 तब होगा, वेक्टर अगर आपने पढ़ा है, अगर उसको इन तीनों के रिजल्टेंट के अपोजिट लगाएंगे। ये वेक्टर का कहीं रिजल्टेंट होगा। अरे भाई ये 4 फोर्स जोड़ के 0 आना है, तो इसका इन तीनों का रिजल्टेंट मान लो इधर है, तो उतना ही फोर्स पीछे लगाऊंगा तभी तो 0 हो पाएगा। और सुन ध्यान से, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। F3 माइनस F2 एक्स एक्सिस में देखोगे तो एक्जैक्टली 180 डिग्री एंगल है, तो ये होगा तेरा F2 माइनस F3 का होल स्क्वायर, मैग्नेट रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, F1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y के लॉन्ग और ये x के लॉन्ग आ गया F2 माइनस F3 का रूट, ये इन तीनों का रिजल्टेंट है। और इतना ही फोर्स F डैश होगा, ये इतना ही फोर्स आपका आंसर होगा। कैसे? क्योंकि इन तीनों का सम, वेक्टर सम, रिजल्टेंट जिधर आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी तो नेट 0 आ पाएगा। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये रिजल्टेंट के टर्म्स में आ गया आंसर। तुम सोच रहे हो सर ऐसे भी तो लिख सकते थे कि आप लिखते F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज इक्वल टू 0, हेंस F4 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर माइनस F3 वेक्टर, तीनों को उधर ले जाते हैं। एकदम सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में होता। अगर रिजल्टेंट निकालने को बोला जाए तो रिजल्टेंट तो ऐसे निकालोगे साहब। समझ आया कि नहीं है एकदम? आगे देखो, ये बढ़िया सवाल है। 3 मीटर का ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसको सेमी सर्कुलर वायर बना दिया, रेडियस है 2 मीटर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है,
तो जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, एग्जैक्टली जिस प्लेन में सिस्टम बना है उसके परपेंडिकुलर हो, तो ज़्यादा आसान रहता है। जैसे ये सारे केसेस देखना आसान था, सीधा एल इफेक्टिव लिया, लेकिन इस केस में हमें थोड़ा सोचना पड़ा है। पहले एल इफेक्टिव लिया, देखना मैंने कैसे सिस्टमैटिक सवाल बनाया। मैंने ये 3 सवाल पहले सिंपल कराए, मैंने पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वायर के प्लेन से परपेंडिकुलर रख दिया। तो तुम्हें एल इफेक्टिव लेना था, मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे एल इफेक्टिव लेने के बाद भी आपको देखना है कि एल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल बनाया, फिर और थोड़ा मुश्किल बनाया, और ये देखो एक आसान लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है तो सीधा एल इफेक्टिव देखोगे तुम, और इसका जो एल इफेक्टिव होगा कितना होगा बताओ? तो ये 3 मीटर और इसका डायमीटर हो जाएगा तेरा 4 मीटर, तो ये आ जाएगा तेरा 5 मीटर। तो F इज इक्वल टू होगा, बताओ क्या होगा? BIL, बी बोलो बी है, आई बोलो आई है, ये आएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा साहब जवाब। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये रहा 2 स्प्रिंग, ये अपने नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग, इसमें इलोंगेशन अभी 0 है, ठीक है ना, इलोंगेशन अभी क्या है इसमें 0 है। करंट कैरिंग वायर से अटैच कर दिया, करंट फ्लो कर रहा है इसमें I, करंट का डायरेक्शन ये रहा, इस रॉड का मास है M और लेंथ है L। यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लगा दिया, आउटवर्ड B मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो पूछा फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन ए स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा एट इक्विलिब्रियम। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। देखिए करंट आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो अगर मैं इस वायर का FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऑफ वायर, इस वायर का FBD बनाऊं तो इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा। नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, मास इसका m है जिसके वजह से नीचे फोर्स लगेगा mg, और करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो नीचे ही एक फोर्स लगेगा बेटा बिल, BIL, बहुत सिंपल है। लेंथ L, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B, और इन दोनों को ऊपर स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx, लेकिन 2 टाइम ऑफ kx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 स्प्रिंग से अटैच किया है मैंने इसको। सिंगल स्प्रिंग होता तो kx लिखते हैं। इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना है, तो एट इक्विलिब्रियम टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है बेटा? ये है BIL प्लस mg इज इक्वल टू 2kx। हमें इलोंगेशन निकालना है तो x रहने देंगे, 2k को नीचे ले जाएंगे। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। कोई खास बात इसमें नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, इस तरह के सवाल n नंबर ऑफ आपको SCB और अच्छी किताबों में मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रख दिया, यहाँ पे बैटरी लगा है जिससे कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक वायर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ बाहर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा रख दिया ना, और इस पे एक वायर रख दिया। जैसे ये देखो, ये वायर लिया अपन ने, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, अरे भाई इसको यहाँ पे रख दिया, करंट बढ़िया फ्लो कर रहा था। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया ऊपर की तरफ, तो करंट देखो बेटा इसमें ऐसे आ रहा है, करंट डायरेक्शन में राइट हैंड रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वो कर्ल करोगे 4 फिंगर को, तो थंब कहाँ जा रहा है? इस तरफ एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा F बराबर m इंटू ए, क्योंकि वायर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg वो नीचे की तरफ होगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जो लग रहा है उस पे इस सपोर्ट का नॉर्मल ऊपर लग के बैलेंस कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ही फोर्स लगेगा, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? BIL। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट स्विच ऑन किया मैंने, करंट इसमें I कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर का लेंथ L है, तो सिंपल BIL इसमें फोर्स होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा BIL बाई m, बिल बाई m। क्या पूछा है आपसे? फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बच्चा पूछता इसलिए है ना क्योंकि इसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक मिक्स हो गया। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर फोर्स तो BIL होगा, लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे? अरे भाई, ये जो फोर्स आया है वो कांस्टेंट है, इससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियली ये रेस्ट में था,
जैसे स्विच ऑन किया था उसी इंस्टेंट पे रेस्ट पे था, अचानक से इस पे फोर्स लगा, उससे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, v बराबर u प्लस ए टी। सिंपल लिखेंगे v बराबर u की वैल्यू 0 a इंटू टी। एक्सीलरेशन बताइए, बिल बाई m इंटू टी, ये रहा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दैट्स इट, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। ये एक ज़बरदस्त सवाल है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक बैटरी लगा दी जिसे कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है और ये I इस वायर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। इस वायर का मास m, लेंथ l और करंट इसमें I फ्लो कर रहा है ना। वायर की इंफॉर्मेशन है कि इसमें करंट I जा रहा है, बिल्कुल क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है, जो बैटरी से करंट निकल रहा है यहाँ से होके आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ वायर अबाउट टू मूव। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ वायर इज जस्ट अबाउट टू मूव। वायर को मूव कौन कराना चाहता है? तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा, यहाँ पे जो वायर और ये रेल के बीच में, रेल मतलब पटरी जो नीचे रखा हुआ है जिसपे वायर स्लाइड कर सकता है, उसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन ने 0 लिया था, मतलब स्मूथ सरफेस है ये, उस पर एक करंट कैरिंग वायर रख दिया था। यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर रखा है वो रफ पे रखा है। तो जैसे इस पे करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, इसमें चलने की टेंडेंसी आएगी, लेकिन फ्रिक्शन इसको चलने से रोक देगा। और इसी कंडीशन में जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे फोर्स लग रहा होगा। जस्ट अबाउट टू मूव के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है कि लिमिटिंग? तो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, अबाउट टू मूव में लिमिटिंग लगता है, और मूव कर जाता है तो काइनेटिक लगता है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ईजी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन। अब इसका एफबीटी बनाओगे तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल और नीचे लगेगा एमजी। अरे भाई ऐसे वायर रखा हुआ है, तुमने मैग्नेटिक इस पे आगे लगाया है, देखना ये वायर रखा हुआ है, मैग्नेटिक कहाँ लगाया आपने? इस वायर पे। मैग्नेटिक कहाँ लगाया मैंने? आपने आगे की तरफ। उसको अपोज फ्रिक्शन कर रहा है, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? एमजी हो जाएगा। नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? एमजी हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू इंटू एन, और एन को एमजी रख देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू आई बी एल, इज इक्वल टू आई बी एल। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? बिल वाई एम जी। ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो ये अबाउट टू मूव के केस में आ जाएगा, है ना। इतने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तक ये रोक के रख पा रहा है। सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं वायर पे? 4। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाहर की तरफ नॉर्मल, अंदर की तरफ एम जी। बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स जो इसको स्लाइड कराने की टेंडेंसी रखता है। क्या एमजी इसको नीचे स्लाइड नहीं करा सकता? नहीं भाई, सपोर्ट पे रखा है ना, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल बराबर एमजी होगा। तो सिंपल फ्रिक्शन प्लस मैग्नेटिज्म मिक्स हो गया है। एक बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये वायर है, इस वायर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ बी नॉट के कैप। बी नॉट के कैप मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर का इक्वेशन गिवन है, ये सिनुसॉइडल वायर है। अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें वायर हमने सर्कुलर लिया था, स्ट्रेट लिया था, ये सिनुसॉइडल वायर है। इस सिनुसॉइडल वायर का वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई l इंटू एक्स, देन फाइंड फोर्स ऑन अ वायर। चलो आज देखते हैं। आपको थोड़ा कंसेप्ट याद हो, बच्चे ऐसे सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको मुश्किल लगता है, लेकिन आपको आसान लगेगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से तक की इफेक्टिव लेंथ की कहानी है। ये किसकी कहानी है? इफेक्टिव लेंथ की। अब जितना वायर ऊपर गया उतना नीचे भी आया, फिर जितना नीचे गया उतना वायर ऊपर आया। इसका जो एल इफेक्टिव होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और हमें पता है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0,0 और फाइनल कोऑर्डिनेट है 2l,0, मतलब वाईएथ में एल इफेक्टिव होगा ही नहीं, एक्स एक्सिस में एल इफेक्टिव होगा बस। और एक्स एक्सिस में जो एल इफेक्टिव होगा, इसका एल इफेक्टिव होगा वो सिंपल होगा 2l। तो फोर्स लिखेंगे बी आई इंटू 2l आंसर, बी आई इंटू 2l आंसर। डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए, करंट इसमें इफेक्टिव लेंथ के ग्राफ एक्स एक्सिस में फॉलो कर रहा होगा, और बी नॉट के कैप, ये एक्स है ये वाई है, तो के कैप बाहर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ माइनस जे कैप लिख सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है। बी आई इंटू 2l माइनस जे कैप। इसी तरीके से कुछ ऐसे सवाल ही बना देते हैं, जैसे पैराबोलिक वायर ले लिया, वायर का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक वायर है,
एंड मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉस क्रॉस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है साहब, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। आपसे बोला इफ मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ऑफ वाइथ, मैक्सिमम वाइथ कोऑर्डिनेट, ऐसे लिख दिया मैंने, क्या लिखा, इफ मैक्सिमम कोऑर्डिनेट इन वाइथ डायरेक्शन इज, वाइथ डायरेक्शन इज वाई नॉट। ऐसे समझिए ना, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट इन अ वाइथ, देखिए ना, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट इन अ वाइथ डायरेक्शन इज अ वाई नॉट, देन फोर्स ऑन अ पैराबोलिक वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, अंदर की तरफ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, एक्स एक्सिस की तरफ होता। अब इस पैराबोलिक वायर कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ निकालना है ये एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव किधर होगा, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ से करंट ऐसे देखो फ्लो करके जा रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है, इफेक्टिव लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग होता और ये वायर ऐसे रखा होता तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाता, जीरो। ये मैंने आपको समझाया था। अब ध्यान से देखिएगा, एल इफेक्टिव कहाँ है साहब, आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम कोऑर्डिनेट इन अ वाइथ डायरेक्शन इज वाई नॉट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें पता है वाई नॉट। मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये लेंथ हमें पता है वाई नॉट। अगर वो लेंथ पता है और वाई और एक्स के बीच में रिलेशन पता है तो एक्स आ जाएगा। एक्स क्या होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक एक्स मैक्सिमम क्या होगा, तो सिंपल है, एक्स मैक्सिमम हो जाएगा रूट अंडर वाई मैक्सिमम। स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स की वैल्यू में निकालनी है, वाई पता है तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से यहाँ के यहाँ तक की लंबाई है, लेकिन जो एल इफेक्टिव होगा, ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी, वो 2 रूट अंडर वाई नॉट होगा। एल इफेक्टिव क्या होगा साहब, 2 रूट अंडर वाई नॉट। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, बहुत ईजी बहुत ईजी, फोर्स इज इक्वल टू बिल बी अंदर की तरफ आई एक्स एक्सिस में और एल इफेक्टिव की वैल्यू रूट अंडर 2 वाई नॉट। तो फोर्स होगा बी आई 2 रूट अंडर वाई नॉट। डायरेक्शन किधर होगा, करंट एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऊपर की तरफ, मतलब जे कैप लिख देने में कोई बुराई नहीं है। ये आ गया आपका आंसर। क्या आपको सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ आया, कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। स्क्रीन पॉज करके इनको लिखिए।